नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूएसएन हेलो डॉक्टर। आमतौर पर ये देखा गया कि हमारे शरीर में जितने अंग है, ऑर्गन्स है, इनकी सबकी अपनी अपनी विशिष्ट जिम्मेदारी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का काम है मुख्यतः फिल्टरिंग का काम करना है, शरीर के वेस्ट टॉक्सिक फ्लूइड्स को निकाल देना है और शरीर की जो इम्पोर्टेंट तत्व है जैसे कि विटामिन है, हार्मोन्स है, अमाइनो एसिड्स है, इन सबको रिटेन करना ये काम है। इसके अलावा वाटर, सॉल्ट और मिनरल्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है, तभी हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी बॉडी कहलाता है। किडनी को लेकर अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स तो एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो है स्टोन्स जमना, पत्थरी जमना उसमें। इसको लेकर आज हम बात करेंगे और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है द वेल नोन हॉस्पिटल ऑरियस हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो वेल नोन अगेन है, डॉक्टर शब्बीर राजा, जिनके पास से आज हम जानेंगे कि किडनी क्या है, किडनी स्टोन क्या है, किडनी स्टोन से क्या खतरे हो सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, मॉडलिटीज़ क्या है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अलावा इसके मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शब्बीर राजा ने MBBS MS इन जनरल सर्जरी, फिर MCH और फाइनली इंग्लैंड से MRCS भी हासिल की है। 10 साल का एक्सपीरियंस है इनको और 10 साल के इस एक्सपीरियंस में इन्होंने 15,000 से अधिक यूरोलॉजिकल स्टडीज़, ऑपरेशंस किए हैं, सर्जरीज़ की है। अलावा इसके ये एक वेल नोन एंड्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट तो है ही है, और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी है, रोबोटिक सर्जन भी है। इनसे हम जानेंगे कि ये किडनी क्या है और किडनी के क्या क्या उपाय उपचार है अगर वो ख़राब हो जाए तो। वेलकम सर। थैंक यू सर, आपके इतने इलाबोरेटिव इंट्रोडक्शन के लिए। आई एम डॉक्टर शब्बीर राजा, वर्किंग एज अ यूरोलॉजिस्ट, यूरोसर्जन इन नागपुर सिंस लास्ट 10 years। जी, सबसे पहले किडनी क्या है ये बता देंगे हमारे आम दर्शकों को। किडनी हमारे बॉडी में 2 किडनियाँ होती हैं, जो हमारे पेट के पीछे के भाग में, ऊपर के साइड में जो हमारी ये पसलियाँ होती हैं, आधी पसलियों से कवर होती हैं और आधी जो है नीचे रहती हैं। किडनी यूरिन बनाने का काम करती है। यूरिन के अंदर हमारे बॉडी का एक्सेस जो फ्लूइड, एक्सेस वाटर बॉडी से वो निकाला जाता है और साथ में जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एंड ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो हम जो भी खाते हैं पीते हैं उसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है, उसमें जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो किडनी के थ्रू वाटर में मिक्स होके बाहर निकाले जाते हैं। तो किडनी ये काम करती है बॉडी के अंदर। जी, किडनी स्टोन क्या होता है सर? किडनी स्टोन को मैं एक पूरे तरीके से बोला जाऊँ तो हम यूरिनरी स्टोन्स कहते हैं, जो कि स्टोन्स किडनी से फिर जो 2 नलियाँ होती है जो यूरिन लेके नीचे ब्लैडर में आती है, यूरेटर कहते हैं उन्हें, वो यूरेटर में स्टोन्स, और फिर ब्लैडर जो होता है जहाँ पे यूरिन जमा होती है, ब्लैडर स्टोन्स। तो ये सारे यूजुअली सादी भाषा में किडनी स्टोन के रूप में आम तौर पे कहा जाता है, किडनी स्टोन्स। तो ये सभी जगह पे स्टोन जब फॉर्मेशन होता है तो इनको किडनी स्टोन कहा जाता है। तो ये स्टोन सिर्फ उसी ट्रैक में रहता है, यूरिनरी ट्रैक में कहिए, किडनी से, या मेल्फिजन ट्यूब्स में कहिए, ऐसा कुछ होता है? किडनी के जो कलेक्टिंग सिस्टम है, किडनी के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो मेल्फिजन ट्यूब आपने जो बोला, ये बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन्स बोलते हैं उनको। इनका काम है यूरिन बनाना। फिर उसके बाद में सेंटर में पेल्विक कलेक्शन सिस्टम होता है, जहाँ पे यूरिन स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स से वहाँ पे आके जमा होती है, और जैसी जस्ट 1 to 2 ml जमा होती है, इमीडिएटली यूरेटर के थ्रू नीचे ब्लैडर में आ जाती है वो। तो ये जो पेल्विक कलेक्शन सिस्टम है, वहाँ पे या यूरेटर में कलेक्टिंग सिस्टम, पेल्विक कलेक्टिंग सिस्टम, फिर यूरेटर एंड देन ब्लैडर, यहाँ पे कहीं पे भी यूरिन स्टोन फॉर्मेशन होता है, या तो ऊपर से बन के वो नीचे आ रहा है, या प्राइमरीली नीचे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ब्लैडर में फॉर्म हो रहा है, तो ये सब यूरिनरी स्टोन्स के अलग अलग टाइप्स हैं और अलग अलग प्लेसेस हैं। जी, स्टोन्स बनते कैसे सर? मतलब कोई हम जो खाते हैं उसी के कारण स्टोन्स बनते हैं? स्टोन्स जो आपने पूछा कि बनते कैसे हैं या उसके कॉजेज़ क्या हैं, तो उसके अंदर मैं ऐसा कहूँगा कि अपने बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रहती है, हर एक के अंदर अलग अलग जो प्रोसेस होती है। सादी भाषा में कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि यूरिन में वाटर और उसके साथ में सॉल्ट्स एक्सक्रीट होते हैं, तो उसके अंदर जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, वो सॉल्ट्स की मात्रा वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है, तो सेडिमेंट बनना शुरू हो जाते हैं और वो एक जगह पे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। उसके से धीरे 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 वो स्टोन का फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है, इस वजह से स्टोन फॉर्म होते हैं। जी। या यूरिन के रास्ते में कहीं पे कोई रुकावट हो, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली यूरिन रुकी रहे, उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशंस होते हैं। ओके, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम कंपेयर टू वाटर। तो द बेस्ट वे इज टू ड्रिंक मोर वाटर। या इफ यू ड्रिंक मोर वाटर, मोस्टली जिनको ये कंडीशन की ज़्यादा होने की संभावना रहेगी, तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट अगर डिजॉल्व होकर निकलता जाएगा यूरिन के अंदर, तो स्टोन बनने के चांसेस कम हो सकते हैं। कंप्लीटली नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस कम कर सकते हैं अपन। जी, क्या हज़ार्ड्स रहते हैं सर अगर सॉल्ट, अपने किडनी स्टोन्स अगर आपके अंदर हो
तो क्या क्या हजार्ड्स है और क्या ये फेटल हो सकता है? यस, किडनी स्टोन अगर अपने बॉडी में हो तो बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। सबसे पहले तो अगर पेशेंट की तकलीफ देखा जाए तो पेशेंट को पेन होता है। जब यूरेटर में यूजुअली कहीं पे भी रुकावट पैदा करते हैं तो सीवियर पेन होता है पेशेंट को। अब सपोज बहुत से लोगों के अंदर साइलेंट स्टोन्स होते हैं कि उन्हें स्टोन है लेकिन पता नहीं चलता है। तो अगर वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग है, मतलब कहीं पर रुकावट नहीं कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते किडनी को। लेकिन अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिंग है फिर भी पता नहीं चल रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे किडनी में सादी भाषा में सूजन आएगी। यूरिन बराबर से नीचे नहीं उतरेगी। किडनी में है या यूरेटर में है तो वहाँ से यूरिन नीचे नहीं उतर पाएगी, तो वहाँ पे धीरे धीरे किडनी में स्वेलिंग आएगी। और जो मैंने जैसे आपको बताया कि दो पार्ट होते हैं, एक जो मेन जो आप सादी भाषा में मांस का भाग होता है और सेंटर में कलेक्टिंग सिस्टम होता है जहाँ पे थोड़ी यूरिन जमा होती है। तो जो यूरिन का जो कलेक्टिंग सिस्टम है उसका प्रोपोर्शन बढ़ता है कंपेयर टू जो मास है। और वो जो मास जो मेन काम करने वाले जहाँ पे नेफ्रॉन्स है उनको धीरे धीरे उसको दबाता जाएगा तो मेन जो किडनी का फंक्शन है वो हैम्पर होता जाएगा। एंड स्लोली अगर बहुत लंबा टाइम हो गया तो किडनी का फंक्शन धीरे धीरे लॉस होगा। तो ये एक मोस्ट फेटल थिंग है। सेकेंड थिंग, वहाँ पे रुकावट है, यूरिन जमा हुआ है, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो पस हो जाएगा, अगेन किडनी को खराब कर देगा, वो पस हो जाएगा। बहुत देर से स्टोन कोई एक जगह पे रुका हुआ है तो कंटिन्यूसली वहाँ के जो एपिथेलियम उसको इरिटेट करता है, उसकी वजह से किसी में कैंसर फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सब डिफरेंट हजार्ड्स हैं जी। मतलब ये जो हजार्ड्स की बात की आपने, जो डेंजर्स की बात की, ये सब के सब फेटल है, मरना तय है। फिर इसमें मरना था मतलब अगर ठीक टाइम पे सही उपचार नहीं मिला, सही नहीं निकाला गया, एक किडनी फेल हो गई तो पेशेंट हैज टू लिव विथ ओनली वन किडनी, एक ही किडनी रहेगी उनको, या दोनों में अगर असर पड़ता है, बहुत से लोग ऐसे दोनों साइड में असर हो गया तो फिर अल्टीमेटली उन्हें आगे जाके किडनी फेलियर हो जाता है, उनको डायलिसिस पे रहना पड़े या उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, ये सब चीज़ें हो सकती है। जो भी फिर उसका ट्रीटमेंट हो उसका आगे ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। डायलिसिस की बात की आपने, तो डायलिसिस कितना हार्मफुल है या पेनफुल होता है सर? डायलिसिस हार्मफुल नहीं, मैं ये कहूँगा कि जब किडनी फेलियर हो गई, जब किडनी फेलियर हो गई, किडनी का जो काम है जो मैंने आपको बताया, अगर वो पूरी बॉडी के लिए दोनों किडनी मिला के वो पूरा काम नहीं कर पा रही है अगर, तो फिर हमको बाहर से सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो डायलिसिस वो सपोर्ट है जिसके अंदर ब्लड को बाहर ले आते हैं, डायलिसिस मशीन उसको प्यूरिफाई करके डायलिसिस मशीन वापस अंदर ले आती है। मतलब जो किडनी फंक्शन कर रहा है उसको अपन एक्सटर्नली कर रहे हैं, क्योंकि किडनी वो पूरा नहीं कर पा रही। दोनों के वजह, दोनों साइड में दोनों की किडनी इतनी डैमेज हो चुकी है कि बॉडी को जितनी जरूरत है उतना काम नहीं कर पा रही है जी। ऐसा है। आपने स्टोन्स की बात की सर, तो स्टोन्स के साइजेस होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं इसमें, क्योंकि मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी फर्क यानी डिफरेंस होता है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली एकदम से कोई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा, पहले स्लोली फ्रॉम 1 mm इट विल स्टार्ट ऑन कलेक्टिंग, धीरे धीरे वो बड़ा होगा से होता या धीरे धीरे बढ़ेगा वो। तो स्टोन कैन वेरी फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स अप टू सेंटीमीटर्स ऑल्सो, ठीक है। 2-3 mm से लेकर के 5-10 सेंटीमीटर तक के भी स्टोन्स देखे हैं, अप टू 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो वो इतने बड़े हो जाते हैं और साइलेंटली इतने बड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली कुछ पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है तकलीफ हो रही है, फिर भी वो नहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता है और इग्नोर कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता। बहुत सी बार से पेशेंट होते हैं कि उन्हें किडनी ऑलमोस्ट पूरी डैमेज हो गई, उनको हमने कहा कि भाई आपने इतनी देर क्यों लगे, बोले मुझे पता ही नहीं चला, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास गए ही नहीं। फिर किसी और चीज़ के चेकअप के लिए गए, सोनोग्राफी करवाया, कोई और इन्वेस्टिगेशन कराया, उससे पता चला कि इतना बड़ा स्टोन हो गया है और उसकी वजह से किडनी काफ़ी डैमेज है। लेकिन ये बड़ा स्ट्रेंज है सर कि इतना बड़ा स्टोन 10 सेंटीमीटर का जम रहा और अंदर कुछ भी सिम्टम्स या कुछ महसूस नहीं हो रहा है उसको। यस, ऐसा होता है यूजुअली, ऐसे मतलब होते हैं कुछ ऐसे स्टोन जिसके अंदर पता ही नहीं चलता है। पेशेंट को थोड़ा बहुत तकलीफ होती है बट पेशेंट जनरली लोकल डॉक्टर्स के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, वो सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं एंड देन दे कैरी ऑन विद देयर लाइफस्टाइल, तो पता नहीं चलता है और अल्टीमेटली बहुत नुकसान कर देते हैं। जी। एक और पूछना था, जैसे साइज की बात की अपन ने, तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज की बात करेंगे तो लिथोट्रिप्सी एक बहुत कॉमन नोन नेम है, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा क्या होता है? ठीक है, अब मैं अगर हम लोग पूरे तरीके से ट्रीटमेंट, किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट की बात करें तो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट जो है वो दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो है कि कितना साइज, जो आपने बात की साइज ऑफ स्टोन क्या है, उसके बाद लोकेशन ऑफ स्टोन क्या है, क्योंकि इट विल वेरी कि इतने साइज का स्टोन कहाँ पे होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एंड वेदर दिस स्टोन इज कॉजिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन और नॉट, क्या ये स्टोन कोई रुकावट कर रहा है तो उसे हमें किस तरह से ट्रीट करना है। अब कुछ जो स्टोन फ्यू मिलीमीटर्स के स्टोन रहेंगे, किडनीज के अंदर रहेंगे, किडनीज के अंदर कैलाइसिस बोलते हैं, कैलाइसिस में रहेंगे जहाँ पे कोई रुकावट नहीं कर रहे हैं,
तो हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, जो भी मेडिसिन से उसको देखने की उससे को निकालने की कोशिश करेंगे। कोई इंटरवेंशन मतलब कोई सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए पेशेंट को यूजुअली नहीं बोलेंगे until unless that is causing many problem। फिर उसके बाद में बड़ा साइज का हो गया, वो रुकावट पैदा कर रहा है किडनी के अंदर या मोर देन 10 mm है, तो उसको हम सर्जिकल वे से निकालने की कोशिश करेंगे इंटरवेंशन। अब जो आपने एक लिथोट्रिप्सी बोला है, तो आम सब लोगों के बीच में लिथोट्रिप्सी मतलब क्या है, एक सादी भाषा में बोलो तो पत्थर को अपने को तोड़ना है, स्टोन है उसको अपने को तोड़ना है। अब किस तरह से तोड़ना है, या तो दूरबीन द्वारा अंदर जाके उसको तोड़ना है मशीन से यूज करके, या जो लोग समझते हैं लिथोट्रिप्सी मतलब उसको फुल फॉर्म मैं ऐसा बोलूंगा ESWL होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसके अंदर जो पेशेंट है उसको सिर्फ इस तरह से एक टेबल होता है, टेबल पे उसको लिटाया दिया जाता है और वो मशीन जो एक्सटर्नली उसके बैक को टच करती है एंड देन रेज निकलती है, जो रेज को हम लोग हिट करते टारगेट, या जो मशीन के द्वारा सियाम या USG मशीन के द्वारा उसको टारगेट करते हैं उस स्टोन को, एंड देन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वेव्स निकलती है और वो स्टोन्स को ब्रेक करती है। तो अप टू अ लिमिट ओनली वी कैन यूज दिस लिथोट्रिप्सी। एक साइज स्टोन का साइज यूजुअली कहते हैं कि अप टू 2 सेंटीमीटर वी कैन ब्रेक द स्टोन्स इन दिस। अब हमने ब्रेक कर दिया स्टोन को, अब वो नेचुरली पानी पी के धीरे धीरे यूरिन में पास होगा। अब उसमें कुछ फ्रेगमेंट, अपन एक स्टोन को तोड़ेंगे तो कुछ फ्रेगमेंट्स बड़े होंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स एकदम बारीक होंगे, जो बारीक होंगे वो निकल जाएंगे। अगर कोई बड़े फ्रेगमेंट्स रह गए तो हो सकता है वो नीचे आके यूरेटर में फंस जाए, उसके ऊपर फिर ऊपर स्टोन्स रुक जाते हैं। अच्छा, तो लिथोट्रिप्सी इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉन इन्वेजिव। मतलब नॉन इन्वेजिव का मतलब है कि हमें बॉडी में अंदर कहीं पे भी नहीं जाना है, पेशेंट के अंदर किसी भी तरह से, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा जाना हो या बाहर से चीरा मार के जाना हो, हमें अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही वो हो जाएगा। तो एक अच्छी मॉडलिटी है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आपने जैसे बताया 2 mm तक, 2 सेंटीमीटर तक के स्टोन्स हैं। फिर उसके बाद में हम जब किसी स्टोन की CT स्कैन करते हैं तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि वो स्टोन सॉफ्ट है कि हार्ड है। ये बहुत हार्ड स्टोन्स रहते हैं, वो डिफिकल्ट है इस तरह से लिथोट्रिप्सी से ब्रेक होना, तो वो नहीं कर पाते हैं ऐसा। तो इन हालातों में क्या करते हैं सर आप? फिर सर्जिकल, फिर दूसरा। अच्छा, अब सर्जिकल के अंदर अलग अलग मोडालिटीज हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी कौन से पार्ट में स्टोन है उसके लिए उसका सर्जरी का अलग नाम है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है तो उसके लिए हम कहेंगे सिस्टोलिथोट्रिप्सी, मतलब यूरिन के ही रास्ते से जाएंगे, ब्लैडर में जाएंगे और ब्लैडर में स्टोन को ब्रेक करके निकाल लेंगे। प्रोवाइडेड इट इज नॉट मोर देन 2 centimeters। इट कैन बी ऑफ एनी साइज। अच्छा, ओके। Usually bladder stones more than up to 4 centimeter we can break it by endoscopically, but अगर more than 4 centimeter होता है तो it is advisable to go for an open surgery। अच्छा, ओपन सर्जरी करना चाहिए अगर 4 सेंटीमीटर से ऊपर रहा तो, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरी मॉडलिटी, अगर यूरेटर के अंदर अगर स्टोन है तो उसको यूरेटरोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। एक यूरेटरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है बारीक, जिसके अंदर वो यूरेटर के अंदर जाते हैं, फिर स्टोन को पकड़ के उसको क्रश किया जाता है। उसके बाद में अगर किडनी में स्टोन है तो किडनी में स्टोन के लिए भी और अलग अलग मॉडलिटीज हो गई हैं कि आजकल एक होती है पद्धति RIRS बोलते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। उसके अंदर फ्लेक्सिबल स्कोप्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल स्कोप्स अपने यूरिन के ब्लैडर में जाते हुए फिर यूरेटर में जाते हुए किडनी तक चले जाते हैं और वहाँ पे लेजर से उसको क्रश कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी मॉडलिटी होती है, उसको PCNL बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। उसके अंदर बैक साइड से एक छोटा सा होल किया जाता है, उसमें से एंडोस्कोप को डाला जाता है, नेफ्रोस्कोप को डाला जाता है और उससे फिर स्टोन को क्रश करके वहाँ से निकाल लिया जाता है। ये सब अलग अलग मॉडलिटीज, ये होगी एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा फिर होता है अगर कोई बहुत बड़ा स्टोन है कि जिससे एंडोस्कोपिकली नहीं निकाला जा सकता है तो फिर उसका ओपन, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लैडर के अंदर मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो ओपन करना एडवाइजेबल है, ठीक है। यूजुअली यूरेट्रिक स्टोन्स और किडनी स्टोन्स आजकल बहुत ही कम ऐसी मॉडलिटीज, ऐसे इतना प्रॉब्लम आता है कि जिसको ओपन करना पड़े। यूजुअली सारे एंडोस्कोपिकली कर लिए जाते हैं, या तो फिर अगर यूरेटर में बहुत बड़ा स्टोन है जिसको यूरेटरोस्कोपिकली नहीं किया जा सकता तो उसको लेप्रोस्कोपिकली निकाला जा सकता है। जी जी सर, आपने अपने करियर के 10 years में आपने कम से कम 15,000 से ज़्यादा सर्जरीज की है, तो स्मॉलेस्ट साइज क्या पाया आपने और लार्जेस्ट साइज क्या पाया? मैंने कहा आपकी स्मॉलेस्ट साइज तो अब दो जो सोनोग्राफी रिपोर्ट 2 mm 3 mm के भी स्टोन सोनोग्राफी में मिलते हैं, जिसमें उनको कोई ये सर्जरी करने की जरूरत नहीं, नहीं करते। लार्जेस्ट साइज एक जो मैंने ब्लैडर स्टोन देखा है वो अप टू 12 सेंटीमीटर देखा है। जो डिफरेंट टाइप से ट्रीटमेंट मोडालिटीज बता रहे थे सर आप, लिथोट्रिप्सी और बाद में ये यूरेटर के अंदर वगैरह, तो इसमें जो कन्वीनियंस कहिए या कंफर्ट कहिए वो लेवल पेशेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए आइडियली कौन सा होता है? कौन सी सर्जरी? यस,
देखिए ये जो अगेन तकनीक, डिपेंड्स ऑन द साइज। यस यस, हाँ। अब ये इतना जो एडवांसमेंट हुआ है सारी सर्जरीज में, तो जो जितने भी एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं वो पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। जैसे कि पहले ओपन सर्जरी को करने में फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा है तो समय भी बहुत लगता था, पेशेंट ब्लड लॉस होना, ये होना, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते थे, पेशेंट को हॉस्पिटल ज़्यादा दिन रहना पड़ता था। एंडोस्कोपिक सर्जरी से ये फ़ायदा हुआ है कि प्रोसीजर टाइम काफ़ी कम हो गया है और छोटे से छोटे स्टोन को हम निकाल सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि छोटे छोटे स्टोन को निकालने के लिए ओपन सर्जरी अगर करें तो काफ़ी दिक्कत होती थी, नहीं मिल रहा है, स्लिप हो गया है। पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को कोई चीरा नहीं है, पेशेंट को कोई टाँके नहीं लगाना है, नॉर्मल जो यूरिन का पैसेज है वहीं से अंदर जाके सर्जरी हो जाती है। पेशेंट को यूजुअली कुछ सर्जरीज के अंदर सेम डे डिस्चार्ज मिल जाता है, किसी को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज मिल जाता है, ज़्यादा दिन रुकना नहीं रहता है। तो इसलिए बहुत टेक्निक है, पेशेंट अपने जॉब पे, अपने वर्क पे इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्ज इमीडिएटली दे कैन जॉइन देयर वर्क, ज्वाइन कर सकता है। तो बहुत कन्वीनियंस हो गया जब से ये सब अत्याधुनिक सर्जरीज ईजाद हुई। सर चलते पूछना चाहता हूँ, जैसे एक पेशेंट है आपके पास आया, उसने पता है किडनी का प्रॉब्लम है, फिर आपने उसको स्टडी किया, डायग्नोस किया, उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करते आप। तो यहाँ मेरे को जानना था कि स्टोन का जो कंटेंट होता है वो जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर्स के लिए? डिपेंड्स ऑन द मोडालिटी। देखिए स्टोन्स के जैसे उसके पहले आगे कि भाई स्टोन के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप स्टोन्स हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। हाँ। उसके फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं। हाँ। स्ट्रूवाइट स्टोन बोलते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, तो ये सब सिस्टीन, और फिर इसके अलावा एकदम रेयरस में अलग अलग मेडिसिन के वजह से भी स्टोन्स बनते हैं। तो ये टाइप स्टोन है, तो जब हम उसकी स्टडी करेंगे हमें पता चलेगा कि इसमें कंटेंट कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक हम कुछ मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, दे सकते हैं पेशेंट्स को, जिससे उनके रिकरेंस होने के चांसेस को हम कम कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टोन्स होते हैं, जैसे जो भी पेशेंट स्टोन वाले होते हैं उनमें रिकरेंस के चांसेस बहुत हाई होते हैं, स्पेशली जिनमें हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है, जिनमें कुछ मेटाबॉलिक एरर होता है, इन लोगों के अंदर रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जिनको 6-6, 7-7 बार उनकी सर्जरी कर चुका हूँ, उनको स्टोन होते हैं, सब कुछ स्टोन क्लियर कर दिए जाते हैं, 1.5-2 साल बाद वापस वो आते हैं, वापस उनको स्टोन फॉर्मेशन होता है, वापस उनको उसकी वजह से रुकावट होती है। तो किडनी को हमें सेव करना है तो हमें बार बार उनको ऑपरेशन करना पड़ता है, बार बार उनको ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना पड़ता है। तो रिकरेंस के चांसेस कम करना है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। So depends on the type of stone in your kidney. Yes. वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का है, उसके हिसाब पे अकॉर्डिंगली हम उनको मेडिसिन देंगे ताकि रिकरेंस के चांसेस कम हो। हाँ, ये जो स्टोन की बात की आपने, तो कोई एक पर्टिकुलर फूड खाने से ऐसा होता है या फिर बाद में जनरल, जैसे आपने कहा हेरिडिटी भी हो सकता है? कारण पूछेंगे तो हेरिडिटरी एक फैक्टर है। हाँ। दूसरा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, जो इंडिविजुअल पेशेंट की बॉडी के अंदर इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है, वो एक फैक्टर है। अब ये फैक्टर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इनके ऊपर पेशेंट का जो खान पान का जो है उससे उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्टोन फॉर्म, जिनको स्टोन की बीमारी रहे, उनके लिए एक फूड लिस्ट है कि भाई क्या चीज़ उनके लिए हानिकारक है, क्या चीज़ उनके लिए लाभदायक है। तो हानिकारक जो तकलीफ है, स्पेशली मैं ओवरऑल कहूँगा कि नॉनवेज, ऑल काइंड ऑफ नॉनवेज इज हार्मफुल। आप वो एग, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स को जब हम मना करते हैं कि भाई आप नॉनवेज मत लेना, तो वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ रेड मीट बना कर दूं, मैं रेड मीट नहीं खाता हूँ, मैं तो वाइट, मतलब मैं ओनली फिश एंड चिकन खाता हूँ, या मैं सिर्फ एग लेता हूँ। नहीं, ऑल काइंड्स आर हार्मफुल, जिससे उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर। ऐसा मतलब आप जो कह रहे हो एक रेगुलर बेसिस नॉनवेज ना ले। यस, वंस इन अ व्हाइल इज ओके। जो लोग, बहुत लोग जो दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ नॉनवेज एंड दे आर ईटिंग, वो रोज खा रहे हैं या हर एक दिन 2 दिन छोड़ के खा रहे हैं, तो उनको अपनी फ्रीक्वेंसी कम करनी चाहिए, जितना कम हो सकता उतना कम करना चाहिए। और दूसरा है कि जैसे बताते कॉमन, ये जितनी भी यूजुअली बोलते हैं जो बीज वाली सब्जियां होती है, जैसे कि टमाटर है, भिंडी है, बैंगन है, ये सब चीज़ें जो सीड्स वाली जिसके अंदर होते हैं उनका, लेकिन यूजुअली अपने इसके अंदर हम लोग तो बहुत ऐसा नहीं कि हर दिन बना रहे हैं वो, तो रेगुलर इंटरवल पे अगर बनती है तो ठीक है। अब बहुत ज़्यादा किसी के यहाँ पे ऐसा है कि भाई ये चीज़ बहुत कॉमनली होती है, स्पेशली टमाटर के लिए भी ऐसा है कि अगर डेली सैलेड में कोई रॉ टमाटो ले रहा है तो उनको वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए। ये सब हार्मफुल चीज़ें। फ़ायदेमंद जो चीज़ें हैं, ऑल काइंड ऑफ सिट्रस फूड, मतलब कि जो जूस वाले, जैसे कि अपना मौसम्बी है, संतरा है, मौसम्बी, संतरा, अनानास, ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। नारियल पानी बहुत फ़ायदेमंद है। हाउ इज इट फ़ायदेमंद सर? मतलब कैसे? ये चीज़ें जो इनके बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं, किडनी के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, तो वो स्टोन के एक कंपोनेंट को डिसॉल्व करके बाहर निकाल देता है। तो इसलिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस को कम कर देता है, इसलिए सब फ़ायदेमंद है। जी। आपने कई 15,000 से ज़्यादा सर्जरीज की है,
तो किस किस्म के लेटेस्ट मॉडलिटीज से आप परिचित हैं और दर्शकों के लिए कैसे फायदेमंद है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो रेट्रोग्रेड इंटरवेनल सर्जरी RIRS है, उसमें क्या होगा कि किडनी स्टोन्स भी जो बड़े स्टोन्स है जिसके लिए पहले पीछे से होल करके PCNL करना पड़ता था, तो वो इंटरनली ही जाके, इसमें वो पीछे होल भी करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनली ही जाके अप टू 2.5 अप टू 3 सेंटीमीटर के बड़े बड़े स्टोन्स भी हम लोग लेजर से उसको पूरा एक पाउडर बना के उसको वॉश करके पूरा बाहर निकालते हैं। अच्छा, यस। और हाँ जी, बोलिए। उसके अलावा जो PCNL है, अब PCNL में भी पहले एक अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का होल होता था, अब वो भी अलग अलग टाइप के PCNL आ गए, मिनी PCNL, अल्ट्रा मिनी PCNL। इसके अंदर बहुत ही छोटा, जो हो सकता है कि कुछ साल बाद वो दिखे भी नहीं कि कहाँ से एंट्री की होगी, इतनी छोटी जगह से होल करके उन स्टोन्स को निकाला जा सकता है। जी हाँ जी। और लेजर के आने से अलग अलग टाइप के लेजर्स आ गए, हॉल्मियम लेजर, थूलियम लेजर, इससे स्टोन को एकदम छोटे छोटे एकदम पाउडर कर दिया जा सकता है, और ताकि वो पूरे के पूरे वॉश होकर निकाल सके। आपने भी नॉनवेज की बात की, साथ साथ में आपने एग का भी जिक्र किया, तो एग कितना कैसे हार्मफुल हो जाता है? दैट आल्सो नॉट टू बी टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं कहूँगा कि हर एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ, जिनको स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो ये ऐसे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनके सॉल्ट्स बनने की वजह से किडनी स्टोन का फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर फिर वो इस तरह से सॉल्ट बनाते हैं जिसकी वजह से उनके स्टोन के फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वो हार्मफुल। ये सारे मतलब एक ही इसमें आएंगे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। और ऑन द अदर हैंड जो जिनसे फ़ायदा हो सकता है वो उसको डिसॉल्व करने के निकालने में मदद करते हैं, इसलिए वो फ़ायदेमंद है। जी, आप एक रोबोटिक सर्जन भी हो, तो हाउ हेल्पफुल इज इट ऐसे केसेस ट्रीट करने में? सर, रोबोटिक सर्जरी प्रिसिशन की स्टोन के अंदर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, मतलब नहीं के बराबर मैं कहूँगा कि यूज़ होती है। रोबोटिक सर्जरी के एडवांसमेंट मोस्टली पेट के अंदर, कोई भी सर्जरीज के अंदर, हमारी यूरोलॉजी फील्ड के अंदर ऐसा है कि जो पेल्विक, जो ब्लैडर, प्रोस्टेट, इनके जो कैंसर्स होते हैं, इनको रिमूवल की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से किडनीज़ की या यूरेटर की कोई ऐसी सर्जरी जिसके अंदर हाईली प्रिसीजन वर्क करना है, ठीक है, जो कि हम बेटर देन लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं कुछ ऐसे बीमारियों को रोबोटिक सर्जरी करके, तो उसके अंदर फ़ायदेमंद है। स्टोन के अंदर ऐसे कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है रोबोटिक सर्जरी। जी, साथ साथ में सर रिकरेंस की बात कर रहे थे हम कुछ देर पहले, तो रिकरेंस में एक तो आपने बताया कि फूड जो खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी कुछ इसमें प्ले करते हैं रोल? हेरिडिटरी फैक्टर्स डेफिनेटली बहुत प्ले करते हैं, क्योंकि जो हेरिडिटरी जिनके हमने देखा है कि जिनके अंदर दोनों पेरेंट्स को हैं, तो उनके अंदर बच्चों को बहुत हाई चांसेस होते हैं स्टोन फॉर्मेशन के, ठीक है। और उसके बाद में उन लोगों के अंदर भी अगर खान पान का बराबर ख्याल नहीं रखा गया तो उनको रिकरेंट बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन स्टोन फॉर्मेशन होता है। बहुत से लोग स्टोन पास कर देते हैं, बहुत से लोगों को रुकावट होती है, तो उनकी सर्जरी करना पड़ता है। तो इसलिए हेरिडिटरी इज़ वेरी बिग फैक्टर, जिसकी वजह से रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि फैमिली है तो सेम काइंड ऑफ फूड यूजुअली होता है। उसके बाद में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम लोग RO वाटर बोलते हैं, जिसके अंदर वो TDS कम कर दे, जिसके अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जो हम बहुत से लोग अगर बोरिंग का पानी पीते हैं तो उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऐसे तो बर्तन में जम जाता है। हाँ, तो उनके अंदर चांसेस फिर बहुत ज़्यादा बढ़, जिनके अंदर ऑलरेडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके अंदर अगर वो वाटर इंटेक ज़्यादा हो रहा है, प्रॉपर वाटर फिल्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो फिर उनके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। RO की बात की आपने कि, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर TDS ना हो उसमें इन द लिमिटेड प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटीज, तो वो पानी पीना भी बेकार है। वो दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एक लेवल है उतना होना चाहिए, और वो लोग वो RO उतना मेंटेन करते हैं। वो लोग, हाँ, वो ऐसा नहीं है कि जो जितना ज़रूरी है उतना वो रखते हैं। जी, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स बात करेंगे सर, तो क्या बोलेंगे आप? एक तो आपने बता दिया कि फूड मैंने जो बताया, फूड, बट उससे पहले मैं बोलूँगा प्रॉपर वाटर इंटेक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज अ नॉर्मल वाटर इंटेक नॉर्मल पर्सन शुड टेक? नॉर्मल पर्सन शुड टेक अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर पानी 24 आवर्स। 1.5 मतलब उनको कोई और, जैसे कि कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके अंदर डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना, आपको कम पानी पीना है, तो ऐसे लोगों को अगर हटा दिया जाए, एक नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल एडल्ट आदमी के लिए 1.5 से 2 लीटर पानी नॉर्मल क्लाइमेट में पीना चाहिए। अब जब समर सीजन आता है तो उस टाइम पे वाटर इंटेक को बढ़ा देना चाहिए, 2.5 लीटर तक के कर देना चाहिए।
अब जो ये स्टोन फॉर्मर्स है जिनको रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनको वाटर इंटेक थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, 2.5 से 3 लीटर लगभग पानी पीना चाहिए, ताकि ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो और ज़्यादा वो स्टोन्स डिजॉल्व होकर ज़्यादा पास निकल कर सके। जी सर, ये कार्यक्रम जो है ये युवा वर्ग के लोग भी देख रहे हैं इसमें, और जनरली ये युवा वर्ग जो है वो जंक फूड कहिए, कोल्ड ड्रिंक्स कहिए, बेवरेजेस कहिए, ये सब ज़्यादा इनटेक है, प्लस आजकल एक दौर चला है हुक्का पार्लर एंड ऑल दैट। तो हाउ हार्मफुल इज इट फॉर किडनीज? अब देखिए, किसी भी खासकर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो लेते हैं, किसी भी तरह का सेवन जो है, जो कि एडिक्टेड, किसी भी चीज़ का एडिक्टेड रहेंगे तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर होल बॉडी, सारी सिस्टम के लिए वो हार्मफुल है। ये सब जो ड्रिंक्स और जो जंक फूड है, ये इनकी वजह से ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो हार्म करेगा किडनीज़ को, बट ओवरऑल अपनी किडनी की हेल्थ के लिए भी वो असर करेगा। जैसे कि स्टोन के अलावा दूसरे किसी भी कारण से अपनी किडनीज़ जो डैमेज हो जाती हैं, जो कि हम कहेंगे CRF के पेशेंट या CKD के पेशेंट बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स। तो जब पेशेंट को अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर लाइफ बहुत मिजरेबल, लाइक मैंने कुछ देर पहले कहा था कि उनको या तो डायलिसिस पे डिपेंड रहना पड़ता है या उनको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन को सेव रखने के लिए और प्रॉपर काम करते रहे रखने के लिए। जी जैसे अभी जब भी KFT की बात करते हैं, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, तो जनरली क्रिएटिनिन का नाम आ जाता है। तो ये क्रिएटिनिन है क्या, और ये किडनी के लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्रिएटिनिन एक अपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। उसको किडनी अब फिल्टर करके बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। अगर वो नहीं निकाला जाए और बॉडी में वो जमा होता जाए तो बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। और क्रिएटिनिन सिर्फ एक वैल्यू है जो कि एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिएटिनिन ही बॉडी के लिए हार्मफुल है, और भी ऐसे बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो किडनीज एक्सक्रीट करके निकाल देती है। तो क्रिएटिनिन एक लेवल मेजर करता है जिससे कि हमें रेफरेंस रेंज मालूम होती है कि हाँ किडनीज प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है। जैसे कि सादी भाषा में अगर वाटर भी है, पानी भी है, तो पानी का प्रॉपर अमाउंट अगर किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है और अंदर जमा कर रही है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है अगर उसको प्रॉपरली जो किडनी निकालने का काम है वो अगर नहीं करेगी तो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगी। और क्रिएटिनिन एक जस्ट एक वैल्यू, जैसे क्रिएटिनिन साथ में हम यूरिया भी देखते हैं, ये चीज़ों का एक लेवल मेंटेन करते हैं कि हाँ इससे ऊपर है तो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो हमें डायलिसिस करके उनको निकाल देना चाहिए। अच्छा, ऐसा जी। लेकिन सुना है सर, अब कहाँ तक सच है झूठे आप ही बताएंगे, क्योंकि ये जो मसल होता है, जब भी मसल हमारा एक्शन में रहता है तो क्रिएटिन को डिस्चार्ज करता है और बाद दैट एंटर्स इनटू द किडनी। और ये मसल डैमेज होगा, कुछ भी होगा, तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो डेवलप होते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसका जो एक बाय प्रोडक्ट है, कैटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट है जिससे वो क्रिएटिनिन फॉर्म होता है और वो हार्मफुल है तो उसको किडनीज बाहर निकाल देती है। ऐसा जी जी, मतलब एज इट इज क्रिएटिनिन जो है वो किडनी तो वैसे भी नॉर्मल कोर्स में निकाल देती है। हाँ। एक जो मिनिमम लेवल है बस उससे ऊपर जब भी जाएगा तो उसको बॉडी से निकाल देगी वो। जी, ब्लड, क्योंकि वो ब्लड में जाएगा, ब्लड जाके पूरी बॉडी का ब्लड किडनी में जाके फिल्टर होता है, किडनी फिल्टर करती है और जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उसको निकाल देती है बाहर। आइडियल लेवल्स क्या होने चाहिए सर क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन के लैब टू लैब वेरी करता है, यूजुअली अप टू 1.2 सेफ इनफ। जी, क्या मैसेज दोगे सर आप? आपका पूरा ये जो टॉक शो था अपने आप में एक मैसेज था। जी, तो मेनली क्योंकि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी स्टोन के बारे में हमने सबसे ज़्यादा बात की है, तो किडनी स्टोन के लिए मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज रहेगा कि जब भी किसी को पता चले, क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो लापरवाही की वजह से बहुत डिले कर देते हैं, तो किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज करके आते हैं। फिर हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हाँ स्टोन निकाल दिया तो किडनी पूरी रिकवर, क्योंकि जब पेशेंट काफ़ी बुरी कंडीशन में आते हैं तब वो आके पूछते हैं कि अब मेरी किडनी रिकवर हो जाएगी क्या, लेकिन वो इतना डैमेज हो चुका होता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि वो पूरा रिकवर कर सके। हम ऑब्स्ट्रक्शन को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन किडनी वापस नॉर्मल हो जाएगी क्या, पॉसिबल? तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज है कि अगर आपको पता चले आपको है स्टोन तो इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और यूरोलॉजिस्ट को एडवाइस को फॉलो करें। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप वो डिस्कस करें कि हाँ मे बी कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वी कैन हैव अ वे आउट, के कुछ मदद कर सकते हैं, आपको प्रॉपर बता सकते हैं कि ठीक है हर एक को हर एक जगह पे ट्रीटमेंट कराना पॉसिबल नहीं, तो आप कहीं और जगह ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें। और डॉक्टर अगर एडवाइस करता है कि भाई आपको रेगुलरली फॉलोअप में आना है, आप रेगुलरली फॉलोअप में आइए। इसके अलावा रिकरेंस के अवॉइड करने, जैसे मैंने कहा वाटर इंटेक, स्पेशली लेडीज़ में वाटर इंटेक का बहुत इशू होता है कि यूजुअली उनका वाटर इंटेक बहुत कम होता है कंपेयर टू मेल्स। देखा जाए तो मेल्स में स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू
फीमेल्स, लेडीज में कम होता है, लेकिन वाटर इनटेक लेडीज का काफ़ी कम होता है कंपेयर टू मेल्स, तो उनको ध्यान देना चाहिए अपने वाटर इनटेक के ऊपर। बस ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। और अगर कोई भी आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी ले रहे हैं तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑल्टरनेटिव थेरेपी, लेकिन आप उसके ऊपर एक चेक रखें। आपको पता है आप कोई भी थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि भाई किसी ने कहा कि आपका स्टोन्स निकल जाएंगे, लेकिन अगर निकल रहे हैं तो आप उसको फॉलो अप करिए सोनोग्राफी से कि हाँ निकल गया है ना, नहीं निकला है तो और डैमेज तो नहीं कर रहा है, वो आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you very much for giving me this opportunity. Sure.